नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है मिचोंग तूफान। कुछ ही देर में मिचोंग तूफान टकरा सकता है आंध्र प्रदेश के तट से। नेल्लोर और मछलीपट्टनम तट के बीच ये टकरा सकता है। हवा की जो गति है वो 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की है। 8 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। मिचोंग के चलते 144 ट्रेन और 12 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। जगह जगह पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पुडुचेरी में इसका असर दिखने वाला है। तो देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चक्रवात मिचोंग कहर बरपा रहा है। मिचोंग साइक्लोन के पूर्वी तट के करीब पहुंचने के कारण भारी बारिश के कारण चेन्नई में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चेन्नई में भयंकर तूफान और तेज बारिश से अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तूफान के खतरे को देखते हुए रेलवे ने 144 ट्रेन कैंसिल कर दी हैं। 12 फ्लाइट्स भी कैंसिल की गई हैं। जानकारी के मुताबिक साइक्लोन आज आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है। चक्रवाती तूफान के नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच दक्षिण आंध्र प्रदेश तट से टकराने की आशंका है। इस दौरान 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ये देखिए तस्वीरें जिस तरीके से आ रही हैं वो डराने वाली भी है। देखिए सड़कों पर इस तरीके से आपको एक मगरमच्छ नजर आएगा। ये तस्वीर आप देखिए। तो ये स्थिति फिलहाल दक्षिणी राज्य तमिलनाडु की है, जहां पर तूफान का असर इस तरीके का है कि बहुत तेज बारिश लगातार हो रही है और बारिश की वजह से काफी ज्यादा मुश्किलें लोगों की बढ़ गई हैं। तो देखिए स्थिति क्या है वो इन 10 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। अब इन तस्वीरों को अगर आप देखें तो किस तरीके से कार को आप देखें, ऐसा लग रहा है कि जैसे तिनका हो और पानी से बहा ले जाने पर आमादा। दूसरी तस्वीर में आप ये देखिए, रनवे पर एयरपोर्ट के पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से फ्लाइट्स ना तो लैंड कर पा रही हैं ना टेक ऑफ कर पा रही हैं। सड़कों पर किस तरीके से पानी भरा है वो आप देख सकते हैं। पटरियों पर पानी भरा हुआ है, ट्रेनों को गुजरना काफी मुश्किल हो रहा है। गली मोहल्ले आप जिधर भी चले जाएं, चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा। तो यह स्थिति फिलहाल तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कई जगहों की है और इस मिचोंग तूफान की वजह से अभी तक भारी नुकसान भी हुआ है। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। तो 10 तस्वीरों के जरिए हमने आपको तबाही की कहानी बताई। अब इन तस्वीरों के जरिए भी आप देखें तो क्या हालात हैं। महाबलीपुरम समुद्र तट पर तेज हवाएं चल रही हैं, लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चुनौतियां खास करके एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लिए बढ़ गई हैं। माउंट रोड की स्थिति देखें, कई जगहों पे हालात इतने बदतर हो गए हैं कि वहां पर घर से निकलना लोगों के लिए काफी मुश्किल हो गया है। चेंगलपट्टम की तस्वीर आप देखें, जहां पर सड़कों पर पानी भरा हुआ है। लोग काफी मुश्किल से अपनी दिनचर्या के जो जरूरी सामान होते हैं उसे लेने के लिए घरों से निकलना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। और लोगों को यही हिदायत दी गई है कि जरूरी ना हो, बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तभी अपने घरों से निकले। अगर बहुत जरूरत
हो तभी घर से निकले, अन्यथा अपने घर पर ही रहें, क्योंकि फिलहाल की जो स्थिति है, आज आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है मिचोंग तूफान, लेकिन उससे पहले ही बारिश का दौर शुरू हो गया है। तेज हवाएं चल रही हैं, हवा की रफ्तार जो है वो 90 से 110 किलोमीटर के बीच है। तो ऐसे में बेहतर यही होगा कि लोग अपने घरों में रहें। न्यूज इंडिया भी आपसे यही अपील करता है कि अपने घर पर रहें, क्योंकि घरों से निकलना अपनी मौत को दावत देना जैसा होगा। क्योंकि आप देखें, बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, जगह जगह पानी भरा हुआ है। अब ऐसे में घर से निकलना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए देखें, समुद्र तट पे तेज हवाएं चल रही हैं, लहरें उठ रही हैं और इसकी वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है और पानी भरने की वजह से यातायात बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। रेलवेज की बात कर ली जाए तो करीब 144 ट्रेनें जो हैं वो रद्द कर दी गई हैं। अब बारिश की स्थिति क्या रही है, अभी तक के हालात क्या रहे हैं, चलिए ग्राफिक्स के जरिए वो भी आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कहां कितनी बारिश हुई है। तो अगर आप ये देखें तो बारिश किस तरीके से हुई है और कितनी हुई है। काकीनाडा में भीषण, एक तरीके से कहें तो भयंकर बारिश हुई है। मछलीपट्टनम में 28 mm बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा बारिश हुई है। नेल्लौर में 76 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है। तो इस चीज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना ज्यादा असर इस तूफान का है। ओंगोल में लगभग 34 मिलीमीटर बारिश जो है वो दर्ज की गई है। वहीं तिरुपति की अगर बात कर ली जाए तो तिरुपति में भी लगभग 64 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालात होंगे फिलहाल। वहां कवाली में आप देखें तो 66 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है। इसके अलावा अगर आप रसापुरम की स्थिति देखें तो यहां पर 39 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है। तो इस बारिश ने खास करके अगर इस तूफान की बात कर ली जाए जिसकी वजह से ये बारिश हो रही है, काकीनाडा में आप देखें तो 25 mm बारिश जो है वो दर्ज की गई है। तो इसने चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। दक्षिणी राज्य चाहे वो तमिलनाडु हो या फिर आंध्र प्रदेश की बात कर ली जाए, आंध्र प्रदेश के भी कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है। 8 जिलों में जहां अलर्ट जारी किया गया है मिचोंग को लेकर के, उसमें देखें पहला जिला तिरुपति है। तिरुपति के बाद नेल्लौर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है कि यहां भारी बारिश हो सकती है। नेल्लौर के अलावा आप देखें तो प्रकाशम में भी बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। वहां अभी भी बारिश हो रही है, लेकिन आगे भी और ज्यादा बारिश हो सकती है। इसके अलावा बापटला में भी बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। इसको लेकर के मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट कर दिया है। इसके अलावा देखें कृष्णा में भी बहुत तेज बारिश हो सकती है और बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है, क्योंकि मिचोंग तूफान का असर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हवाएं काफी तेज चल रही हैं और आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में उठा ये तूफान काफी ज्यादा मुश्किलें अब पैदा कर सकता है। इसके अलावा कोनसीमा की अगर बात कर ली जाए तो कोनसीमा भी वो जिला है जहां पर बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। काकीनाडा की बात कर ली जाए, काकीनाडा में भी बहुत ज्यादा बारिश होगी। इसको लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा आपको बता दें चक्रवात को नाम कैसे दिया जाता है तो अगर आप इसे समझें, क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र और उष्ण कटिबंधीय चक्रवात चेतावनी केंद्र इसका नामकरण करते हैं। जो तूफान का नाम दिया जाता है, अमूमन आप अलग अलग नाम को सुनते होंगे। दुनिया के महासागरीय बेसिन के चक्रवात का नाम क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से रखते हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD सहित दुनिया के कुल 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर इसका नाम तय करते हैं। चक्रवात को जिस तरीके से नाम दिया जाता है, अगर कहीं भी कोई चक्रवात उठता है तो उसे किस नाम से हम जानेंगे वो ये तय करते हैं। विश्व मौसम विज्ञान केंद्र भी इसमें काफी अहम भूमिका जो है वो निभाता है, यानी WMO इसकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है नाम रखने में। एशिया प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग यानी ESPAC 2000 से चक्रवाती तूफानों का नामकरण करता आ रहा है। तो एशिया प्रशांत के लिए इनके ऊपर जिम्मेदारी है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट खाड़ी सहित उत्तर हिंद महासागर में विकसित होने वाले चक्रवातों का नाम रखता है, यानी अलग अलग जोन जो हैं वो डिवाइडेड हैं और वहां अगर तूफान उठता है तो फिर नाम रखा जाता है। बंगाल और अरब सागर में आने वाले तूफान की अगर बात कर ली जाए, अगर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफान उठता है तो
12 अन्य देशों को भी सलाह जो है उन्हें दी जाती है, उन्हें सलाह दी जाती है। बंगाल और अरब सागर के लिए यह स्थिति बनती है। 1953 से पहले चक्रवात का नाम महिलाओं के नाम पर रखा जाता था। अमूमन जो भी तूफान आते थे उनका नामकरण किसी महिला के नाम पर किया जाता था। यह 1953 से पहले। 1979 के बाद स्थिति बदल गई। 1979 के बाद तूफान का नामकरण जो है वो पुरुषों के नाम पर होने लगा। यानी कि पहले महिलाओं के नाम पर होता था, फिर पुरुषों के नाम पर होने लगा। वर्तमान में अगर हम समझे, वर्तमान में इसका नाम क्षेत्र और दबाव और इंटेंसिटी को देखते हुए इसका नाम रखा जाता है। किस क्षेत्र में आ रहा है, इसका दबाव कितना है, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, इसको ध्यान में रखते हुए नाम रखा जाता है। धार्मिक विश्वासों और संस्कृति मान्यताओं को ठेस ना पहुंचे, इसका भी पूरा ख्याल रखा जाता है जब इस तरीके के किसी तूफान का नाम रखा जाता है तब। यानी किसी भी देश की संस्कृति पे किसी तरीके की चोट ना पहुंचे, इसका पूरा ध्यान रखा जाता है जब इसका नाम रखना होता है। कठोर और क्रूर नाम ना हो, इसका भी विशेष ध्यान दिया जाता है कि नामकरण जो हो वो कठोर ना हो, क्रूर ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाता है जब किसी भी तूफान का नामकरण किया जा रहा होता है तब। अक्षरों की सीमा भी एक तरीके से तय कर दी जाती है कि कम से कम अक्षरों में इनका नाम हो। शायद इसी वजह से आप देखिए इस तूफान का नाम मिचोंग तूफान रखा गया है। तो ये तूफान की स्थिति है। तूफान का नाम 8 अक्षरों से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और देखिए मिचोंग की स्थिति आप देखें तो सिर्फ 3 अक्षर का ये नाम है। तो अब ऐसे में नामकरण को लेकर के स्थिति तो हमने आपको बता दी कि नामकरण कैसे होता है, कौन इसका नाम रखता है, क्षेत्र कैसे डिवाइडेड हैं, कहां कहां तूफान उठता है, तो कौन इसका नामकरण करता है। तो यह स्थिति नामकरण को लेकर है। अब तस्वीरों के जरिए आप ये देख सकते हैं कि यह तस्वीर एयरपोर्ट की है, चेन्नई की, जहां स्थिति ऐसी बनी कि रनवे पर पानी भर गया। और रनवे पर पानी भरा तो फिर ना तो फ्लाइट टेक ऑफ कर सकती थी, ना ही फ्लाइट लैंड कर सकती थी। इसकी वजह से कई फ्लाइट्स को, माफ कीजिएगा, कई फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ा है। क्योंकि आप देखें रनवे पर अगर इतना ज्यादा पानी है तो फिर किस तरीके से संचालन हो पाएगा, यह काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। संसद में आचार समिति की रिपोर्ट पेश। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली में कल इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। बैठक में नीतीश कुमार शामिल नहीं होंगे, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उनकी तबीयत खराब है ऐसा बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि दिल्ली में एक बड़ी बैठक
होने वाली है इंडिया गठबंधन की, लेकिन नीतीश कुमार इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। उनकी तबीयत खराब बताई जा रही है। अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगे। ममता बनर्जी भी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। हालांकि लालू प्रसाद यादव इस बैठक में शामिल होंगे, ये तय है। साथ ही तेजस्वी यादव और ललन सिंह इस बैठक में शामिल होंगे। तो नीतीश कुमार तो बैठक में नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस बैठक में शामिल होंगे, ये फिलहाल जानकारी मिल रही है। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी नमित हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमित, क्या जानकारी? कल एक बैठक होने वाली है इंडिया गठबंधन की। सबसे पहले तो आपसे यह जानना चाहेंगे कि कौन कौन से नेता हैं जो इस बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। देखिए, दरअसल तकरीबन 3 महीने से भी ज़्यादा समय के बाद अब ये इंडिया अलायंस की 6 दिसंबर को ये जो बैठक बुलाई गई है, कल ये बैठक दिल्ली में होगी। हालांकि इस बैठक से पहले जितनी भी बैठकें इंडिया अलायंस की हुई है, उसमें जो इंडिया अलायंस के पावर देखी जाती थी वो शायद इस बैठक में ना दिखे, क्योंकि इस बैठक के अंदर तमाम विपक्षी पार्टियों के बड़े नेता शामिल नहीं हो रहे। चाहे उसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बात करें या फिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की बात करें। अखिलेश यादव की जगह इस बैठक के अंदर रामगोपाल यादव शामिल होंगे। वहीं नीतीश कुमार ने भी अपने स्वास्थ्य का हवाला दिया है, वो इस बैठक में नहीं शामिल होंगे। जेडीयू की तरफ से ललन सिंह और संजय झा इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन साथ साथ अगर हम बात बता दें, इस बैठक से पहले ही पिछले 2-3 महीनों में इंडिया अलायंस के अंदर जो तमाम पार्टियां हैं, उनके बीच में जो मतभेद आया है वो सीधे तौर पर जगजाहिर है। क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जब चुनाव लड़ा जा रहा था अभिषेक, तो वहां पर समाजवादी पार्टी ने भी 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, और जब चुनाव लड़ने से पहले सीट शेयरिंग की बात आई थी तो कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने से विधानसभा चुनाव में मना कर दिया था। उसके बाद हमने देखा कि कई सीटों पर ऐसा मुकाबला देखा गया। निवाड़ी एक सीट की बात करें तो वहां पर अगर इंडिया अलायंस यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ती तो शायद वो सीट कांग्रेस निकाल कर ले जा सकती थी। लेकिन कांग्रेस जो है वो 3 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव में व्यस्त थी। ऐसे में कई जो ऐसी विपक्षी पार्टियां हैं जो इंडिया अलायंस के अंदर मौजूद हैं, उनका ये कहना है कि कांग्रेस जो है वो पिछले 3 महीनों में कांग्रेस की तरफ से इंडिया अलायंस की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। नीतीश कुमार की बात करें तो जेडीयू खेमे के कई ऐसे नेता ये कह चुके हैं कि अब जो ये इंडिया अलायंस का नेतृत्व है, यानी कि जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री पद के लिए चेहरा इंडिया अलायंस की तरफ से, वो नीतीश कुमार का होना चाहिए। तो ये जो नमित, ये तो हर पार्टी के लोग मांग कर रहे हैं, वो सपा वाले कांग्रेस पार्टी जो है वो फेस सेविंग के लिए जो है वो तो हर पार्टी अपने अपने नेता के लिए कह रही है। टीएमसी ममता बनर्जी के लिए कहेगी, सपा अखिलेश यादव के लिए कहेगी। बहरहाल, लेकिन अब ये चीज आपसे समझना चाहेंगे कि अगर नीतीश कुमार इस बैठक में नहीं आ रहे हैं, ममता बनर्जी इस बैठक में नहीं आ रही हैं, अखिलेश यादव इस बैठक में नहीं आ रहे हैं, क्या ये इंडिया गठबंधन के बिखराव की स्थिति तो नहीं बन रही है? देखिए, दरअसल जैसा मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं अभिषेक कि पिछले 3 महीनों में कांग्रेस की तरफ से इंडिया अलायंस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। ऐसे में अब 3 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं और 3 राज्यों के नतीजों में माफ करना चाहूंगा 5 राज्यों के नतीजे आ चुके हैं। 5 में से 3 राज्यों में कांग्रेस की जो हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर कांग्रेस की हार हुई है, और उस हार के बाद इस बैठक में तमाम जो बड़ी पार्टियों के नेता हैं उनका ना आना, ये कहीं ना कहीं इंडिया अलायंस के भविष्य पर भी ये निर्भर करेगा कि आखिर इंडिया अलायंस का भविष्य क्या होगा। क्योंकि इन नेताओं के आने के ना आने के पीछे इन्होंने कारण तो दिए हैं, लेकिन औपचारिक तौर पर बात करें तो यह माना जा रहा है कि ये नेता कांग्रेस से काफी नाराज हैं। पिछले 3 महीनों में जो कांग्रेस का रवैया रहा है, रवैये से नाराज लड़ते हैं या नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की स्थिति यह है कि अगर बैठक से इन्होंने दूरी बनाई है तो इसका मैसेज जनता के बीच क्या जाएगा, ये भी दरअसल सोचने वाली बात है। बहुत शुक्रिया नमित आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करते अगली खबर की ओर। संसद भवन में जेपी नड्डा और भूपेंद्र यादव की मुलाकात हुई है। मध्य प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इस दौरान मौजूद रहे। तो देखिए, एक मुलाकात हुई है, बेहद अहम ये मुलाकात। संसद भवन में जेपी नड्डा से मुलाकात की है भूपेंद्र यादव ने, उनके साथ मध्य प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष मौजूद रहे। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक चौबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या जानकारी? जेपी नड्डा से मिले हैं भूपेंद्र यादव और वीडी शर्मा।
जी बिल्कुल, देखिए, और जिस तरीके से कहा जाए कि प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में कमल खिलाई है, उसके बाद एक बड़ी बैठक हो रही है संसद भवन के अंदर, जिसमें अगर बात की जाए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वी डी शर्मा वो मौजूद हैं, और जो प्रभारी थे भूपेंद्र यादव वो वहाँ मौजूद हैं। और कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर देखा जाए तो आने वाले, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार जो अटकलें चल रही हैं उसको लेकर बातचीत होगी, उसके बाद और कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा वो होगा, क्योंकि अभी देखिए अभी पार्लियामेंट की बोर्ड की बैठक होगी, उसके बाद पर्यवेक्षक तैयार किए जाएंगे, यानी कि जो जाएंगे वो निर्धारित करेंगे। विधायक दल की जब बैठक होगी तो ये सारी चीज़ों पर आज चर्चा होगी, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। और जिस तरीके से लगातार अगर राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो जो हलचल चल रही है, पर बार बार यही एक बात कहूँगा कि देखिए एक बात क्लियर है कि 2024 को देखते हुए वर्तमान में मुख्यमंत्री का जो चेहरा होगा वो शिवराज सिंह चौहान होंगे। उनके साथ हो सकता है कि 2 डिप्टी सीएम तैयार किए जाए, कि 2 डिप्टी सीएम उनके साथ रहेंगे। ये कास्ट कम्युनिकेशन को देखते हुए लिया जाएगा फैसला। और क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का जो कद था वो बड़ा है, जाहिर सी बात है बीजेपी ने कहीं ना कहीं गुजरात के बाद एक बड़ी जीत जो है वो मध्य प्रदेश में जीत दर्ज की है, तो उसको देखते हुए जो ये बैठक है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अभिषेक, चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।